का एक तरीका बताया था जिसको हमने क्या कहा था, मॉनेटरी पॉलिसी अर्थात मौद्रिक नीति। और उस मौद्रिक नीति में मैंने बताया था कि कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, कुछ तथ्यों को यूज किया जाता है, हथियारों को यूज किया जाता है अर्थव्यवस्था में। आवाज थोड़ी कम है। और जो तथ्य यूज किए जाते हैं उसमें मैंने बताया था आपको बैंक रेट क्या होती है, रेपो रेट क्या होती है, ये सारी चीजें बताई थी। ठीक है। एक और प्रक्रिया होती है जिसे खुले बाजार की नीति कहते हैं। इस खुले बाजार की नीति में, पॉलिसी में, आरबीआई स्वयं अपने बॉन्ड जाके बेचने लगे बाजार में। आरबीआई क्या करने लगे, अपने स्वयं के बॉन्ड बेचने लगे बाजार में। अब जब स्वयं के बॉन्ड बेचने लगेगी आरबीआई अपने बाजार में, तो उससे एक फायदा यहां पर देखने को मिलेगा। फायदा क्या देखने को मिलेगा कि अर्थव्यवस्था में जो मनी सप्लाई है वो कंट्रोल होगी, क्योंकि कागज का बॉन्ड दिया जाएगा, उसके बदले में पैसा लिया जाएगा। तो मनी सप्लाई एक तरह से क्या होता है कि उससे कंट्रोल होता है और इन्फ्लेशन पर कंट्रोल करने का वो काम करता है। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा था परिमाणात्मक के बाद गुणात्मक परिवर्तन। ठीक है। अब देखो, गुणात्मक परिवर्तन जो है वो वास्तव में अगर देखे जाए तो लॉन्ग टर्म के परिवर्तन है ये। ठीक है। गुणात्मक परिवर्तन अगर हम बात करें तो ये लॉन्ग टर्म के परिवर्तन है, ये शॉर्ट टर्म के परिवर्तन नहीं है। ठीक है। और इनका प्रभाव अर्थव्यवस्था में क्या होता है, लंबे समय तक बना रहता है अगर इसको फॉलो अप कर ले कोई भी बैंक। ठीक है। जिसके अंतर्गत पहला क्या था, जिसके अंतर्गत यहां पर पहला था चयनात्मक साख नियंत्रण। ठीक है। पहला क्या था, चयनात्मक साख नियंत्रण। ठीक है। इसके माध्यम से, ठीक है, कुछ क्षेत्रों का चयन किया जाता है, का चयन किया जाता है कि किस क्षेत्र के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाए और किस क्षेत्र के लिए नहीं। ठीक है। जस्ट लाइक ऐसे समझो कि कुछ क्षेत्र हैं जैसे अर्थव्यवस्था में। ठीक है। तो आरबीआई यहां पर कहेगी क्या कि देखो, प्याज के दाम बढ़ रहे हैं तो प्याज के व्यापारियों पर रोक लगाओ। अगर उनके पास पैसा पहुंचेगा तो वो स्टॉक करेंगे, और अगर स्टॉक किया चीजों का तो प्राइस उसका बढ़ेगा। तो किसको लोन देना है अर्थव्यवस्था में, ये नहीं देना है, ये तय करवाता है आरबीआई। किससे? चयनात्मक साख नियंत्रण के माध्यम से, कि किसको लोन देना है किसको नहीं, जिससे इन्फ्लेशन पर कंट्रोल होता है, मुद्रास्फीति पर कंट्रोल होने का काम करता है। क्लियर। दूसरा आता है यहां पर क्या, साख का निर्धारण। साख का निर्धारण। ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन। बैंक समय अनुसार
ऋण उपलब्ध कराती हैं जब यही ऋण बारंबार प्रक्रिया में चलता है तो क्रेडिट क्रिएशन के नाम से जाना जाता है। के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। अब जस्ट लाइक ये समझिए यहां पर कि कल मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। क्या एग्जाम्पल दिया था? 100 रुपए आरबीआई ने छापे थे और उसके बाद ये बैंक के पास पहुंचा था। बैंक ने ए व्यक्ति को दिया था, ए ने बी व्यक्ति को दिया था और बी ने, ऐसे ही चला था ये। तो यही जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? क्रेडिट क्रिएशन अर्थात साख का निर्धारण कहलाती है, ठीक है। अर्थात बैंक के ग्राहकों का साख के निर्धारण के अनुसार ऋण प्रदान करने का काम करती हैं। और जब ऋण प्रदान करने का काम करती हैं तो ऐसी कंडीशंस में इस पर कंट्रोल करे आरबीआई। इस पर कैसे कंट्रोल होगा? आरबीआई यहां पर कहेगा क्या कि भैया देखो, ऋण कम से कम प्रोवाइड कराओ, क्योंकि आप अगर ऋण प्रोवाइड कराओगे तो उससे इन्फ्लेशन जनरेट होगा, पैसा घूमकर फिर बैंकों के पास आएगा, बैंकें फिर उसको एक तरह से ऋण के रूप में देंगी। तो आप कोशिश करिए कि इस प्रोसेस को थोड़ा सा धीमे करिए, क्योंकि ये गुणात्मक है। निर्भर किस पर करेंगे? बैंकों पर। अब छोटी बैंक तो मान जाती है क्योंकि उनका बाप आरबीआई है, बड़ी बैंकों का बाप आरबीआई है, लेकिन बेटा भी बड़ा हो गया। अब बेटा भी बड़ा हो गया जैसे एसबीआई और पीएनबी, ये मानेंगी? कभी नहीं मानेंगी ये, क्योंकि इनको जरूरत ही नहीं है अब आरबीआई की ज्यादा। इनके पास जनता का ही फ्लो इतना ज्यादा आ रहा है कि इनको जरूरत ही नहीं है। तो क्रेडिट क्रिएशन वास्तव में क्या है कि ये एक प्रक्रिया है रोकने की, जो इनको समझाई जाती है कि भाई आपको ये प्रक्रिया कम करनी है, मान जाओ मान जाओ। क्लियर हो गया? ठीक है। तीसरी कंडीशन आती है क्या? तीसरा क्या था? है मार्जिन निर्धारण, ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब मार्जिन को ऐसे समझो, ठीक है। परिसंपत्ति का एक मूल्य होता है और परिसंपत्ति मूल्य से ऋण अमाउंट अगर घटा दिया जाता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं मार्जिन। तो उसे क्या कहेंगे? मार्जिन कहेंगे। जैसे मान लाते हैं 10 लाख की संपत्ति है, क्या 10 लाख का लोन मिल जाएगा? कितना मिलेगा? 8 लाख, 7 लाख? मान लेते हैं 7 लाख मिला, तो मार्जिन कितना हो गया? ठीक है। अगर 10 लाख की संपत्ति है तो 4 लाख रुपए अगर दिया गया तो मार्जिन कितना हो गया? ठीक है। इसका मतलब है बैंकें अपने पास कितना रुपया रखेंगी? 6 लाख रुपया। बैंकों के पास कितना रुपया रहेगा? 6 लाख रुपया या 3 लाख रुपया। ग्राहकों के पास कितना रहेगा? मात्र 4 लाख। या इसका मतलब हो गया क्या कि यहां पर डिमांड क्या होगी? कम या ज्यादा ग्राहक के द्वारा? कम, क्योंकि उसके पास पहुंचा कितना? 4 लाख।
और यहां पर डिमांड कितनी होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि उसके पास पहुंचा कितना? 7 लाख जो ऋण अमाउंट है। तो अगर मार्जिन बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी? कम होगी। और अगर मार्जिन कम होगा तो डिमांड। तो बैंकें क्या करती हैं? यहां पर मार्जिन का निर्धारण करती हैं समय के अनुसार, कि अगर ज्यादा है डिमांड अर्थव्यवस्था में तो डिमांड कम करना है, तो लोन के समय मार्जिन क्या करेंगी? बढ़ा देंगी। लोन के समय मार्जिन बढ़ा देंगी। और अगर डिमांड कम है तो लोन के समय मार्जिन को क्या कर देंगी? कम कर देंगे। समझ में आ गया मार्जिन? तो बैंकें समय के अनुसार मार्जिन का निर्धारण करती भी हैं, जिसके अनुसार क्या होता है कि वो ये तय करती हैं कि कितना लोन एक तरह से देना है इस संपत्ति पर, इस संपत्ति पर कितना लोन देना है। अब ये मार्जिन कैसे निर्धारण होता है? ठीक है, मार्जिन कैसे निर्धारण होगा? मुझे ये पता है कि किसी भी संपत्ति के पीछे अगर वो लोन लेने आया है तो लोन कितने दिन में चुकाना है उसको? 5 साल में मान लेते हैं। कितने दिन में? 5 साल में चुकाना है। तो बैंकें यहां पर ये तय करती है कि किस इंटरेस्ट रेट से हम इससे क्या करेंगे? लोन लेंगे। किस इंटरेस्ट रेट से हम इसको लोन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, मान लेते हैं बैंक ने कहा 10% के हिसाब से हम लोन प्रोवाइड कराएंगे। तो बैंकों ने देखा कि 5 साल में लोन कितना बना, हमारा इंटरेस्ट कितना बना। तो 5 साल में अगर इंटरेस्ट बना 4 लाख, तो अब मार्जिन कितना रखेगी वो? 4 लाख का। संपत्ति अगर 10 लाख की है तो लोन कितना देगी? 6 लाख। दिमाग लगा के करेगी ना, क्योंकि वो तो आज की जो वैल्यू है उस हिसाब से कैलकुलेट करेगी। कल के दिन अगर किसी ने लोन लिया है और लोन नहीं चुकाता है तो वो 6 लाख दिए है, संपत्ति रखी है 10 लाख की, 5 साल बाद उसका इंटरेस्ट मिलाकर कितने की होगी संपत्ति? 10 लाख की। उसे 10 लाख ही वसूलना है। मार्केट की वैल्यू फिर चाहे कुछ हो जाए, मार्केट की वैल्यू 16 लाख की, कोई दिक्कत नहीं, वो 10 लाख अपना निकालेगा। अनुबंध से पहले किसी संपत्ति को बेचना एक तरह से गैर कानूनी है, बेच नहीं सकती है जब तक दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना आ जाए। जैसे एक केस आया क्या कि एक इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया कि बेचारा नहीं भर पाया, ठीक है, लोन। अब बैंक ने क्या किया कि कार को सीज कर दिया, ले गई कार, उठा ले गई। अब उठाने के बाद उसको साइन कराना था किससे? कि मैं आगे की अब किस्त नहीं दे पाऊंगा, मेरे लोन अमाउंट से इस कार को एडजस्ट कर दिया जाए और मैं डिफाल्टर घोषित हो रहा हूं। ये कह दिया जाता है तो ठीक है। अब उस आदमी की नौकरी गई थी। अब जब आदमी की नौकरी गई थी तो उसने साइन नहीं किया, बोला नौकरी लग जाएगी तब उठाएंगे गाड़ी, अगर आपको ले जाना है ले जाओ। अनुबंध था 5 साल का, लोन कितने साल के लिए था कार का? और 3 साल की वो भर चुका था, बचा कितना? 2 साल। 1 साल बाद उसकी नौकरी लग गई, उठा ले गए थे वो कार। 1 साल बाद वो 6 महीने बाद पहुंचा और कहा कि कंपनी ने कार तो बेच दी। वो कोर्ट चला गया। अब उनको क्या दिखाना था? उसका एग्रीमेंट दिखाना था ना कि हम भाई आगे की नहीं दे पाएंगे। ये तो कुछ उसने किया नहीं था। कोर्ट ने कहा नई गाड़ी खरीद कर दो। नई गाड़ी मिली उसको। अगर इस तरह का अनुबंध नहीं करती है तो पूरा लॉक इन टाइम पीरियड निकलने के बाद ही लोग संपत्ति को बेचते हैं, ज्यादातर यही होता है। ठीक है, वो सीज नहीं करते। दिल्ली विल्ली में तो मतलब आप ये मान लो कि बाउंस भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लास्ट स्टेज में आते हैं, बिल्कुल लास्ट महीने में कि गाड़ी उठाने, कि अब तो इसकी बेचनी ही पड़ेगी गाड़ी, नहीं तो वो आते ही नहीं, क्योंकि साइन करता ही नहीं कोई। ठीक है, तो मार्जिन अब होता क्या है, देखो हम लोगों को पता तो होता नहीं है, वो तो कहते हैं भाई साहब आपकी गाड़ी ले जा रहे हैं, ये साइन कर लो। उसी में 2 कागज और लगे हुए, आप जल्दबाजी में पढ़े नहीं, ऐसे कर जाते हैं। इसीलिए डॉक्यूमेंट पर साइन पढ़ जरूर लीजिए। है
आवाज कट रही है। मार्जिन समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, वहां भी कट रही है, आवाज कट रही है। नेक्स्ट है नैतिक दायित्व। मोरल सुएशन। नैतिक दायित्व क्या है? आरबीआई समय समय पर, आवाज कट रही है यार, देखो दोनों। आरबीआई समय समय पर बैंकों को अपनी कर्तव्यों से अवगत कराती है। ठीक है, समय समय पर क्या होता है, अपने कर्तव्यों से क्या करती है और कहती है क्या कि भैया इस तरह की चीजें। अब आई? हाँ, अब आ गई। तो आरबीआई समय समय पर क्या होता है, अपनी कर्तव्यों से क्या करता है, बैंकों को अवगत कराता है। ठीक है, उनको ड्यूटीज समझाता है कि देखो भैया तुमको लाइसेंस दिया गया है, उसको समझो। बैंकों को जब लाइसेंस मिलता है तो कुछ शर्तों को फॉलो अप करना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलता। उसमें एक शर्त है कि जनता के हितों को ध्यान में रखकर नीतियां बनानी है और आरबीआई के जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना है। अब आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन करना है और जनता के हितों को ध्यान में रखकर नीतियां बनानी है, लाइसेंस लेने की शर्त है बैंक की। फिर अदर शर्त है कि 10 साल का वित्तीय अनुभव होना चाहिए बैंक का लाइसेंस लेने के लिए। बैंक का लाइसेंस लेने के लिए 10 साल का वित्तीय अनुभव होना चाहिए। 25% जो आपकी शाखाएं हैं वो नॉन ग्रामीण क्षेत्र में होनी चाहिए, जहां पर एक तरह से बैंकिंग सुविधाएं नहीं है, तब लाइसेंस मिलेगा। तो अब उसमें क्या है, जनता के हितों को ध्यान में रखकर नीतियां बनानी है। अब जनता के हितों में ध्यान में रखकर नीतियां बनानी है तो आरबीआई समय समय पर बैंकों पर अपने कर्तव्यों का कि भैया देखो इन्फ्लेशन आ गया है, ड्यूटी मानो, ड्यूटी मानो। जब तक बैंक इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक इन्फ्लेशन का कंट्रोल, क्योंकि मनी सप्लाई पर कंट्रोल करना है तो बैंकों को तो अपनी नीतियों को पालन करना पड़ेगा। अब रेपो रेट अगर बढ़ाई गई तो इंटरेस्ट रेट बढ़ना चाहिए कि नहीं, ब्याज रेट बढ़ना चाहिए। अगर रेपो रेट बढ़ाई गई और एसबीआई ये कह दे क्या मैं नहीं बढ़ा रहा, मैं तो चला लूंगा, क्यों? क्योंकि रेपो रेट अगर मान लेते हैं 4% है और ये ले रहे हैं 8% इंटरेस्ट रेट, बोले यार 4.5 4.25 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो 8 ही लेता रहूंगा। मैं अपने ग्राहक का नुकसान, मेरे ग्राहक नहीं टूटने चाहिए। आपने देखा होगा एसबीआई का सबसे कम लोन रहता है इंटरेस्ट रेट। परेशान है एसबीआई से बैंक। मीटिंग बुलाओ इन सबको, मतलब मीटिंग बुलाने का मतलब हड़काओ, सीधा सीधा अगर देखा जाए। जैसे क्या होता है ना, डीएम साहब को पैसा चाहिए होता है तो डीएम साहब मीटिंग बुलाते हैं और कहते हैं तुम्हारे एरिया से ज्यादा कंप्लेन आ रही है, ये देखो 4 आई हैं, समझ लो कि पैकेट नहीं पहुंचा है।
ये इंडिकेशन होता है, अगर मीटिंग में आपकी फटकार हो रही है तो इंडिकेशन है किस बात का, कि चीजें ठीक से, तो सेम यहां भी हड़काया जा रहा है। वो अलग बात है कि किसी भी यहां पर चीजों को दबावकारी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। कभी आदेश नहीं होता आरबीआई का, निर्देश होता है। कभी नहीं होगा आदेशानुसार आरबीआई, और वो निर्देश अगर देखा जाए तो बाध्यकारी नहीं होते हैं, लेकिन बाध्यकारी हैं भी। जैसे कोविड के समय निर्देश आया आरबीआई का कि ईएमआई की 6 महीने तक की किस्त माफ होगी, निर्देश ही तो था। सभी बैंकों ने माना? नहीं भी मान सकती थी। कभी आदेश नहीं आता आरबीआई के आदेशानुसार, ऑर्डर नहीं होता, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, निजी क्षेत्र को हमने बुलाया है तो ऑर्डर तो दे ही नहीं सकते हो, अपनी स्वेच्छा से काम करने की परमिशन है। लेकिन लाइसेंस देने के समय जो चीजें लिखी हैं उनको फॉलोअप कराता है जबरदस्ती। तो ये समय समय पर कर्तव्यों से अवगत कराता है कि भैया देखो तुम्हारा काम, और अगर फिर भी नहीं मानेगा, ठीक है, तो क्या होगा? प्रत्यक्ष कार्यवाही। क्या होगा? प्रत्यक्ष। और इस प्रत्यक्ष कार्यवाही में जुर्माना, लाइसेंस रद्द। नहीं मान रहे हो तो क्या होगा? जुर्माना, फाइन लगेगा, और फाइन लगने के बाद, ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि गुणात्मक रूप से ये सारी चीजें क्या की जाती हैं? फॉलो अप की जाती हैं अर्थव्यवस्था में। गुणात्मक परिवर्तन समझ में आ गए? चयनात्मक, किस क्षेत्र में देना है, किसमें, किस व्यापारी को देना है, मार्केट में क्या है, वो उसका निर्धारण करता है। साख के निर्धारण में पैसा सर्कुलेशन, जो कल मैंने बताया था, एक आदमी से लेकर दूसरे को देना, दूसरे से लेकर तीसरे को देना, वो जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? क्रेडिट क्रिएशन कहलाती है। बैंकें क्या करती हैं? क्रेडिट क्रिएशन का काम करती हैं, और मुद्रा से मुद्रा का जनरेशन होता है। पैसे से पैसे का जन्म हुआ था ना, छपा तो कम था, लेकिन मनी का फ्लो क्या हुआ था? बढ़ गया था। मार्जिन, ठीक है, जब परिसंपत्ति मूल्य से ऋण अमाउंट को घटा दिया जाता है तो मार्जिन का निर्धारण होता है। मार्जिन के रूप में नैतिक दायित्व, ड्यूटीज बताई जाती है इनको, ठीक है। और फिर प्रत्यक्ष कार्यवाही में जुर्माना, जब नहीं मानोगे तो फिर क्या है? बिने न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होत न पीत। डंडा चलता है फिर, ठीक है। लाइसेंस कैंसिल का, जुर्माना का, ठीक है। जुर्माना तो अक्सर लग जाता है क्योंकि बैंकें इसके लिए तैयार होती हैं। मार्जिन निर्धारण करने, आपका मौद्रिक नीति समझ में आ गई, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मुद्रा की पूर्ति पर कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ेगा? सीआरआर क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? एसएलआर क्या होगा? रेपो रेट क्या होगी? बैंक रेट क्या होगी? सारी चीजें बढ़ेंगी, याद रखना, ठीक है। सब चीज बढ़ेगी अगर मुद्रा की पूर्ति क्या करना है? कम करना है यहां, ठीक है। क्लियर? सारी चीजें बढ़ेंगी, याद रखेंगे। अब दूसरा चलते हैं, कौन सा? क्वेश्चन बताओ। अच्छा,
समझ में आया तो लिक्विडिटी को कैसे एडजस्टमेंट करोगे, लिक्विडिटी को एडजस्टमेंट कैसे करोगे, और लिक्विडिटी क्या है, सबसे अच्छी विधि बतानी है इसमें। तरलता तो पता ही है ना, अर्थात मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा पर कंट्रोल कैसे करोगे, इसका मतलब हो गया। तो अब बताओ सबसे अच्छी विधि। गलत हो गया। तरलता को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने बताया था ना कि रेपो रेट सबसे अच्छा तरीका होता है किसको, बैंकों पर कंट्रोल करने का। कौन है सबसे अच्छा तरीका, कौन सा है, रेपो रेट। और सब भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या है, क्योंकि ज्यादातर बैंकें लोन लिए रहती हैं क्या, रेपो रेट पर ही। शॉर्ट टर्म के लिए लोन है, ज्यादा बैंकें इसी पर लोन लिए रहती हैं। तात्कालिक रूप से इफेक्ट डाल देगा अर्थव्यवस्था में अगर रेपो पर कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं कौन सा, राजकोषीय नीति। कौन सी नीति, लालू यादव बनना है अब। जेल नहीं यार, जेल तो महात्मा गांधी भी गए थे, आसाराम बापू भी गए हैं। जेल जाना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, ये तो प्रगति का मार्ग का सूचक है। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, सरकार के द्वारा आय एवं व्यय पर जो नीति बनाई जाती है उसे राजकोषीय नीति कहते हैं। क्या कहते हैं, राजकोषीय नीति कहते हैं। ठीक है, इसे सदन में बजट के सदन में एक वार्षिक वित्तीय विवरण, के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। किस रूप में, एक वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिसे, ठीक है, आम बोलचाल में बजट के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसे ही बही खाता विवरण भी कहा जाता है।
विवरण भी कहते हैं। ठीक है, तो आय और व्यय का एक विवरण जो है, किसका? इनकम और एक्सपेंडिचर का एक विवरण है, जिसको हम क्या कहते हैं? बजट के रूप में जानते हैं। और इसी के लिए जो नीति बनाई जाती है, पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा सदन में बनाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? राजकोषीय नीति के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? ठीक है, जैसे आप घर का बजट बनाते हो, उसी तरह से सरकार अपने देश का बजट बनाती है। जिस प्रकार से हम घर का बजट बनाए, जिस प्रकार से आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में बजट बनाए, उसी तरह से क्या होता है? गवर्नमेंट अपनी देश का बजट बनाती है, जिसमें सरकार ये बताती है कि कहां से पैसा मुझे आएगा और कहां इस पैसे को हम खर्च करेंगे। इस रूप में रिप्रेजेंट करती है गवर्नमेंट कि हमको यहां से मिलेगा और मैं यहां से खर्च करूंगा। ठीक है, अब यहां पर समझिएगा क्या कि सरकार को जो पैसा मिलता है वो इस तरह से मिलता है कि एक तो कोई देनदारी उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, सरकार की प्राप्ति कैसे होती है? सरकार की प्राप्ति कैसे होती है? दो तरीके से। कोई देनदारी उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है, अर्थात यह सरकार की आय है, जो कोई दायित्व उत्पन्न नहीं करती है, सरकार की मर्जी है कहां खर्च करे। बिल्कुल सरल भाषा में, एक पैसा क्या होगा? उनकी स्वयं की इनकम, कोई लायबिलिटीज नहीं, और मर्जी है कहीं भी खर्च करे। दूसरा पैसा मिलेगा सरकार को। कौन सा? दूसरा पैसा मिलेगा। ठीक है, यह सरकार के ऊपर दायित्व का सृजन करेगी। किसका? दायित्व का, अर्थात वापसी का दायित्व होगा। ठीक है, एक खर्चा क्या होगा? सरकार के ऊपर दायित्व का सृजन करेगी, अर्थात वापसी का उसका दायित्व होगा। तीसरा, ठीक है, तीसरा, यह सरकार की परिसंपत्ति में कमी लाएगी। क्लियर? तीसरा पैसा कौन सा होगा? सरकार की परिसंपत्ति में कमी लाएगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लो मेरे ऊपर तो समझ में आ जाएंगे तीनों। ठीक है, मुझे प्राप्ति हो रही है 3 तरीके से। मुझे प्राप्त हो रहा है कितना?
एक मेरी इनकम है, जीएस वर्ल्ड से मुझे पैसा, मैं कहीं भी खर्च करूं, मैं आप पर लुटा दूं, मेरी मर्जी। ठीक है? क्या है? एक ये है कि सरकार के ऊपर दायित्व करेगी और वापसी का दायित्व होगा, अर्थात मैंने बैंक लोन ले लिया, किसी से ऋण प्राप्त कर लिया, ठीक है? या मैंने अपना एक फ्लैट बेच दिया, तो मेरे एसेट्स में क्या हो गई? पैसा तो मिल गया ना मुझे। सरकार कोई कंपनी बेच दे, अब सरकार को ले लो। सरकार कहीं बाहर से उधार ले आए, या सरकार की टोटल इनकम हो, सरकार इनकम जनरेट कर रही हो। क्लियर हुआ? मैंने क्या कहा? इनकम गवर्नमेंट की कितनी है? एक तो वो संपत्ति अपनी रेलवे बेच रही हो, तो संपत्तियों में कमी आ रही कि नहीं? एक मिल रहा है कहां से? अमेरिका से उधार ले आई, आईएमएफ से उधार ले आई, वर्ल्ड बैंक से उधार ले आई। वापस करोगे उधारी? नहीं है? वापस नहीं करोगे तो निर्यात आयात बंद कर देगा वो। वापस तो करना ही है, नहीं तो श्रीलंका वाले वास्तव में क्या है, इतने तड़पड़ाते नहीं। भारत गारंटर बन रहा है, भारत गारंटर बन रहा है उनका, समझ रहे हैं? कल का ही न्यूज है ना, पेरिस क्लब के लोग उसमें हस्तक्षेप आ रहे हैं, कल का न्यूज है ना। तो प्रॉब्लम आ रही ना। पेरिस क्लब को देख लीजिएगा करंट अफेयर्स में क्या है, उसके कौन कौन से सदस्य हैं, क्या है, किस तरह का काम करता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में। तो अब क्या है कि 3 तरीके से पैसा हो गया सरकार के पास। एक क्या ले आई? वापसी, उधार ले आई। और एक क्या हो गया? संपत्ति बेचने में कोई दायित्व नहीं होता है, कम कोई वापसी का दायित्व तो नहीं है, लेकिन क्या हो गई? ठीक है? तो इसका मतलब है कि मेन हेडेक क्या है हमारे यहां पर? पैसा अपने आप आए, पैसा अपने आप आए, ठीक है, लेकिन अगर ये वाला पैसा हम लेकर आते हैं तो निजी क्षेत्र को लाना पड़ेगा, ठीक है, और अगर ये वाला पैसा लाना पड़ेगा तो मुझे उधार लाना पड़ेगा। इतना आ गया क्लियर? ठीक है। खर्चा 2 तरीके से करती है अब, ठीक है। खर्च क्या करती है? 2 प्रकार से, ठीक है। एक तो क्या है कि संरचना को चलाने में, ठीक है, और दूसरा यहां पर जो खर्चा करेगी सरकार, एक तो संरचना को चलाने में खर्च करेगी, स्ट्रक्चर है वो चलता रहे, रन होता रहे, ठीक है, एक तो उसमें खर्च करेगी, या दूसरा खर्च करेगी क्या? विकासात्मक कार्यों में, ठीक है। किसमें खर्च करेगी? विकासात्मक कार्यों में। एक तो चलता रहे स्ट्रक्चर या विकास हो। विकास का मतलब है नई सड़क बने, नई बिल्डिंग बने, जो चल रहा है उसी को चलाते रहे, मतलब पेंशन देते रहो, वेतन देते रहो, सब्सिडी देते रहो, सिस्टम चलता रहे, बस सिस्टम चलता रहे, बस किसी भी तरीके। दूसरा क्या हो गया? विकासात्मक कार्यों में। तो प्राप्ति 2 तरीके से,
तीन तरीके से, और खर्चा, ठीक है, एक तरह से और खर्चा होता है, और वो खर्चा क्या होता है? वापसी किसकी? ऋणों की। ये अच्छा कदम है सरकार का। किसकी वापसी? ऋणों की वापसी एक और कदम है अगर देखा जाए अर्थव्यवस्था में। क्लियर? अब बजट बनाते हैं स्ट्रक्चर, तब फिर आपको एक्स्ट्रा चीजें समझ में आएंगी। अभी हमने बता दिया कि प्राप्ति कैसे हो रही है और खर्चा कैसे हो रहा है, उसको मैंने यहां पर समझा दिया। ठीक है? बजट दो तरह से है। एक कहलाता है राजस्व बजट, ठीक है, और दूसरा बजट कहलाता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या? पूंजीगत बजट। इसमें प्राप्ति सरकार के ऊपर कोई दायित्व नहीं उत्पन्न करती है। उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है? संरचना को चलाने के लिए खर्च किया जाता है। इस बजट को दो भागों में बांटा गया है, राजस्व आय और राजस्व व्यय। राजस्व आय दो तरीके से है, करों से आय और गैर करों से आय। एक कहलाता है करों से आय और दूसरा कहलाता है गैर करों से आय। करों से आय प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। जब कर स्ट्रक्चर बताएंगे तब बताएंगे, अभी नहीं। गैर करों से लाभांश, ठीक है, शुल्क, ठीक है, फाइन, ये सब। गैर राजस्व व्यय सब्सिडी पर लॉ एंड ऑर्डर पर, पेंशन पर, सैलरी पर, R&D पर,
योजना पर। ठीक है, योजना पर। इसके कारण से हो सकता है कि गड़बड़ा रहा हो आवाज। आवाज ठीक है अब ऑनलाइन हो गया? ठीक है, ये वो वाला पैसा है जो कि क्या हो रहा है, कोई लाइबिलिटीज, मतलब सरकार की टोटली इनकम है, ना उधारी है, ना ही संपत्ति में कम करने वाला पैसा इसमें आया है, ना ही उधारी है इसमें, ना ही संपत्ति में कम करने वाला पैसा। अगर विनिवेश किया है सरकार ने तो उसके पैसे को इसमें शामिल। क्लियर? ये सरकार की टोटल क्या है, अपनी मर्जी से खर्च कर रहा है, जहां चाहे वहां खर्च करेगा। ठीक है, सिस्टम को चलाने के लिए खर्च कर रहा है। सिस्टम कैसे? सब्सिडी दे रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पर खर्च कर रहा है, पेंशन पर, सैलरी पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च कर रहा है, योजनाओं पर खर्च कर रहा है, ग्रामीण विकास पर खर्च कर रहा है। ये सब चीजें सिस्टम को चलाने के लिए खर्च कर रहा है। ठीक है, अब आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, हाँ कर सकते हैं। ठीक है, अगर अधिशेष बचता है और सरकार को लगता है तो। ठीक है, सिस्टम को चलाने के लिए है तो कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो ऐसा होता नहीं है, पूंजीगत बजट से ही किया जाता है। ठीक है, अब देखो, आमदनी अठन्नी, एक घाटा होगा, उस घाटे को कहेंगे क्या? राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय। 100 में से कितना गया, कितना बचा? ₹50 घाटा हो गया। अब इस घाटे को दूर कैसे करोगे? राजस्व घाटे को दूर करने का तरीका बताइए, कैसे राजस्व घाटे को दूर करोगे? टैक्स बढ़ा दें, राजस्व व्यय में कम कर दें, मतलब पेंशन हटा दें, सैलरी हटा दें, नौकरी कम निकालें, घाटा अच्छा होता है। सब्सिडी कम कर दें, उपाय बताओ। तो सरकार नौकरी कम निकाल रही है तो गलत थोड़ी ना कर रही है, घाटा हो रहा है ना सरकार को। आप ही बताओ। पूंजीगत बजट से उधार ले आए, उधारी वाली अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, डूब जाएंगे श्रीलंका की तरह। उधार तो चुकाना भी पड़ेगा ना। आप ही बताओ ना अब उपाय। अब इससे अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति पर क्या होगा? सरकार अगर व्यय ज्यादा करेगी तो मनी सप्लाई, और मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इसका मतलब है सरकार का राजस्व घाटा बढ़ेगा तो
मुद्रा की पूर्ति क्या होगी, कम होगी या ज्यादा? मैंने क्या कहा? अब एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि अर्थव्यवस्था में अगर सरकार मुद्रा की पूर्ति बढ़ाती है, सरकार खर्चे बढ़ाती है, तो खर्चे बढ़ाती है तो क्या होगी? तो मनी सप्लाई क्या होगी? क्योंकि ये पैसा बैंक में आएगा, और मनी सप्लाई अगर बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, और अगर मांग बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन आएगा। इसका मतलब है सरकार का अगर घाटा बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा। अगर सरकार का घाटा बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? सरकार को वो खर्चे तो देने ही पड़ेंगे ना, सैलरी तो देनी पड़ेगी, पेंशन तो देनी पड़ेगी, सारी चीजें तो करनी पड़ेंगी ना। जो खर्चे हैं वो तो हैं ही ना, फिक्स हो गए तो हो गए। तो सरकार का अगर राजस्व घाटा बढ़ेगा तो मुद्रा की पूर्ति क्या होगी? मनी सप्लाई बढ़ेगी, और अगर मनी सप्लाई बढ़ती है तो बताओ क्या होगा? अब बताओ क्या करे? फंस गई ना सरकार। गाली देने से कुछ नहीं होता ना, है? नहीं आया कॉन्सेप्ट? मैंने क्या कहा समझो फिर से। अगर सरकार खर्चे बढ़ाती है, ठीक है, खर्चे का मतलब है कि सरकार यहां पर कोई योजना या परियोजना लागू करती है एनीवे, या लोगों को पेंशन देती है या सैलरी देती है, वृद्धावस्था पेंशन लाती है। कब? कोविड के समय में, चुनाव वगैरह में पैसा अगर देती है सरकार, खर्चा करती है, तो वो खर्चा कहां जाएगा? अर्थव्यवस्था में लोगों के, और अगर लोगों के पास जाएगा तो वो बैंकिंग क्रिया में भी यूज होगा, और डिमांड भी क्रिएट करने का काम करेगा, मांग भी क्रिएट करने का काम करेगा। और अगर अर्थव्यवस्था में मांग उत्पन्न होगी तो इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी, और चुनाव के समय सरकार खूब खर्चा करती है। चुनाव के समय क्या होती है? सरकार खूब। तो इसका मतलब यह हो गया कि चुनाव के समय अगर सरकार खर्चा करेगी तो चुनाव के बाद महंगाई बढ़ेगी, और अगर महंगाई बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था में गरीबों का सत्यानाश होगा। तो एक देश एक चुनाव है, हो सकता है कि नहीं? एक देश एक चुनाव, खर्चा कम होगा कि नहीं? आप बताओ मुझे। अब बताओ कैसे कंट्रोल करोगे? सरकार के खर्चा कम करना ये वाला, राजस्व घाटा बढ़ गया तो अब आप कहोगे कर बढ़ा दोगे। कौन से कर बढ़ा दे? प्रत्यक्ष, मतलब मैं पहले ही 30% देता हूं टैक्स। अगर 20 लाख रुपए कमाता हूं तो कितना निकल जाता मेरा? कम से कम 3.5 से 4 लाख। क्या मैं खड़े होके नहीं पढ़ा रहा हूं क्या? कि मेहनत नहीं कर रहा हूं? जबरदस्ती का 3.5-4 लाख रुपया। तो अब आप सोच सकते हैं क्या कि अगर टैक्स बढ़ा तो फिर मैं भी आंदोलन में काली पट्टी बांध के पढ़ाऊंगा। प्रॉब्लम है टैक्स नहीं बढ़ा सकती सरकार। अप्रत्यक्ष बढ़ाती है तो वस्तुओं के दाम बढ़ जाएगा, आम व्यक्ति प्रभावित हो जाएगा। लाभांश, लाभांश का मतलब है जो कंपनियां हैं सरकार की, गवर्नमेंट की, उनका लाभ का अंश बढ़ जाए।
अब लाभांश बढ़ जाए तो लाभांश कैसे बढ़े? रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करने नहीं दे रहे हो आप। और सरकारी आदमी अपने आप को क्या समझता है? नौकरी मिले तो सरकारी, नहीं तो बेचेंगे तरकारी। भाई क्या है, केवल और केवल सरकारी की तरफ है। क्यों? हमको काम नहीं करना पड़ेगा सरकारी में, यही तो है ना। अगर सरकारी नौकरी होती तो 10 बजे जाता, अभी 5 बजे उठना पड़ रहा है, 8 बजे क्लासरूम में आ गया। सरकारी होती तो कितने बजे उठता? 10:30 बजे जाता, 11 बजे ऑफिस, और 4 बजे टिफिन बनता, और बढ़िया मुस्कुराता हुआ चेहरा देखता धर्मपत्नी का। तो जाहिर सी बात है, यहां पर अगर देखा जाए तो लाभांश के रूप में अगर देखें तो लाभांश तभी होगा जब प्राइवेटाइजेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। कंपनियां बीमार हैं भारत की, एमटीएनएल तो बीमार, बीएसएनएल तो बीमार, जो देख लो वो बीमार। कुछ कंपनियां हैं उनका ही लाभ का अंश प्राप्त हो रहा है, तो उनको मजबूत करना पड़ेगा, तभी होगा कुछ, नहीं तो नहीं। शुल्क, जैसे नोटरी के शुल्क बढ़ा दिए इन्होंने, फाइन बढ़ा दिए। पहले हेलमेट का 100 रुपए में चालान बड़े आराम से निपटता था, 500 तो पुलिस वाला लेता, मिनिमम 1000 होगा यहां। वो तो 500 रुपए तो पुलिस वाले की इनकम हो गई, 1000 रुपए से कम कोई चालान है ही नहीं। तो अब आप सोच सकते हैं फाइन बढ़ाने पड़ेंगे ना, सरकार को इनकम बढ़ानी है। अगर सरकार इस तरह से इनकम नहीं बढ़ाएगी तो सरकार घाटे को पूरा कैसे करेगी? घाटे को पूरा करने के लिए तो करना ही पड़ेगा। दूसरा, सरकार को इन पर भी थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। जैसे सरकार एक्चुअली में क्या है कि पेंशन दे रही है, तो पेंशन को धीरे धीरे क्या कर रही है सरकार? समाप्त कर रही है। सब्सिडी जो है, वो सब्सिडी पहले क्या होता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि उत्पाद पर दी जाती थी। अब उत्पाद पर नहीं बल्कि लाभार्थी के खाते में। पहले किस पर थी? उत्पाद पर थी। अब कहां पर है सब्सिडी? लाभार्थी के खाते में है, अकाउंट में है। उससे फायदा क्या होगा जो बेनिफिशियरी के अकाउंट में आने पर? जस्ट लाइक ये समझो, पहले क्या होता था, 500 सिलेंडर निकले, कंपनी ने कहा 500 सिलेंडर हमने मार्केट में निकाल दिए। अब 500 सिलेंडर एक तरह से जब निकले तो कंपनी ने दावा ठोका सरकार से कि 500 सिलेंडर पर मुझे सब्सिडी चाहिए, ठीक है, और कंपनी को पेमेंट हो गया। कंपनी को फिर उसके बाद कोई मतलब नहीं किसको मिली सिलेंडर, किसको, अब मेरे अकाउंट में आएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही वो सब्सिडी वाला सिलेंडर, कंपनी से कहा जाएगा आप ग्राहक से पूरा पैसा लोगे, कोई दिक्कत नहीं, सब्सिडी हम देंगे। तो हमारे नाम से चढ़कर कंपनी में क्या होगा, गैस एजेंसी में हमारे नाम से चढ़ेगा कि एक सिलेंडर बाहर निकला है सुमित जी के नाम से। अब सुमित जी के नाम से जैसे निकला है तो मेरे पास अकाउंट में क्या आएगा, एक मैसेज आएगा और फिर सब्सिडी का अमाउंट भी आएगा। तो मुझे ये पता लग जाएगा ना मेरा सिलेंडर कहीं बेचा नहीं गया, मेरा सिलेंडर कहीं बेचा नहीं गया। क्यों? क्योंकि मेरे को क्या मिलेगी, और अगर सब्सिडी मिलेगी तो ऐसी कंडीशंस में वो अगर कहीं बेचा भी गया है तो सब्सिडी का लाभ तो मुझे मिल गया, मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी। दूसरा ये भी होगा उससे फायदा कि मैं शिकायत कर दूंगा कि मेरे नाम का सिलेंडर मैंने लिया ही नहीं और ये इशू कैसे हो गया। पहले तो कंपनी ने इशू किया और भेज दिया, उसके बाद पता ही नहीं किसको चढ़ रहा है किसको नहीं चढ़ रहा है, क्या है। आपने देखा होगा गैस एजेंसी में लाइन लगती थी, तो पारदर्शिता आई इससे, और पारदर्शिता आई तो अब क्या होगा, जो सब्सिडी वाला है वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी अकाउंट में एक तरह से पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। इस तरह से सरकार यहां पर पॉलिसी बनानी शुरू कर दी। लॉ एंड ऑर्डर,
दंगा करोगे तो बुलडोजर चलवा देंगे। क्यों? क्योंकि भाई आप कहीं का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो पुलिस आती है, आरपीएफ आती है, उनको पर डे के हिसाब से रहन सहन का खर्चा दिया जाता है। सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ तो पड़ता ही है ना। पर डे के हिसाब से अगर 125 रुपए उनको दिया गया और 3000 आदमी अगर बुलाए गए तो पर डे के हिसाब से सरकार के ऊपर एक बोझ पड़ने लगा। सरकार का घाटा तो होगा ना। उस पैसे को सरकार क्या कर दे, विकास में खर्च कर सकती थी। और दूसरा, उस दंगे के कारण से जो हतोत्साहित हुए उस पर भी पैसा तो अब टाइट किया जाइए, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े ही ना। जैसे कुछ भी कंडीशन हो तो ऐसा एग्जाम्पल कर दो कि समापन हो जाए चीजों का। समापन के लिए क्या करना पड़ेगा? बुलडोजर सरकार बुलानी पड़ेगी। फिर तो 4 के टूटेंगे 10 काम नहीं करेंगे। 4 के टूटेंगे 10 काम नहीं करें। हाँ, ये अलग बात है कि ये कदम ठीक नहीं है। ये अलग बात है कि सरकार को इस तरह का नहीं करना चाहिए भय दिखाने के लिए यहां, ठीक है। लेकिन करना पड़ता है कभी कभी ऐसी चीजें, योजनाएं। एक्चुअली में सरकार की जो योजनाएं हैं वो गरीबों के लिए बहुत ज्यादा आ रही हैं, ठीक है। और गरीबों के लिए ज्यादा आ रही हैं, लेकिन उसका लाभ वास्तव में गरीबों तक नहीं हो रहा है। तो सरकार को अपनी योजनाओं को समाहित करना पड़ेगा और एकीकृत योजना सिस्टम लाना पड़ेगा। एक जैसा सिस्टम। जब एक जैसा सिस्टम होगा तो आपको क्या आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार आप तक चीजें पहुंचे। अब हमको चाहिए चावल, सरकार दे रही है गेहूं। हमको चाहिए दाल, सरकार कह रही है चावल खाओ। जो जैसी आवश्यकता उस हिसाब से पूर्ति हो तो ज्यादा अच्छा है। क्लियर हो गया ना? तो अगर अच्छा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग ऑनलाइन। सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम, जय हिंद। तो कल जो हमारा टॉपिक था उस टॉपिक में मैंने मनी की सप्लाई कंट्रोल करने का एक तरीका बताया था, जिसको हमने क्या कहा था? मॉनेटरी पॉलिसी, अर्थात मौद्रिक नीति। और उस मौद्रिक नीति में मैंने बताया था कि कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, कुछ तथ्यों को यूज किया जाता है, हथियारों को यूज किया जाता है अर्थव्यवस्था में। आवाज थोड़ी कम है। और जो तथ्य यूज किए जाते हैं उसमें मैंने बताया था आपको बैंक रेट क्या होती है, रेपो रेट क्या होती है, ये सारी चीजें बताई थी, ठीक है। एक और प्रक्रिया होती है जिसे खुले बाजार की नीति कहते हैं। इस खुले बाजार की नीति में, पॉलिसी में, आरबीआई स्वयं अपने बॉन्ड जाके बेचने लगे बाजार में। आरबीआई क्या करने लगे? अपने स्वयं के बॉन्ड बेचने लगे बाजार में। अब जब स्वयं के बॉन्ड बेचने लगेगी आरबीआई अपने बाजार में, तो उससे एक फायदा यहां पर देखने को मिलेगा। फायदा क्या देखने को मिलेगा? कि अर्थव्यवस्था में जो मनी सप्लाई है वो कंट्रोल होगी, क्योंकि कागज का बॉन्ड दिया जाएगा, उसके बदले में पैसा लिया जाएगा। तो मनी सप्लाई एक तरह से क्या होता है कि उससे कंट्रोल होता है और इन्फ्लेशन पर कंट्रोल करने का वो काम करता है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा था परिमाणात्मक के बाद गुणात्मक परिवर्तन, ठीक है। अब देखो, गुणात्मक परिवर्तन जो है वो वास्तव में अगर देखे जाए तो लॉन्ग टर्म के परिवर्तन हैं ये, ठीक है। गुणात्मक परिवर्तन अगर हम बात करें तो ये लॉन्ग टर्म के परिवर्तन है, ये शॉर्ट टर्म के परिवर्तन नहीं है, ठीक है। और इनका प्रभाव